हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की एक स्टेटमेंट को लेकर। आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जैसे कि BBC न्यूज, अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब भारत सरकार की लगातार आलोचना करते रहते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस और मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाते हैं। और आज भी 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के फेक नैरेटिव फैलाने वाले फॉरेन मीडिया चैनल्स के ऊपर जयशंकर सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें जयशंकर सर ने कहा कि न सिर्फ अल जजीरा बल्कि और भी कई सारे आउटलेट्स और आउटफिट हैं जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि भारत का कद दुनिया में ऊंचा उठ रहा है, भारत और भी बेहतर कर रहा है। हमारी प्रोग्रेस के कारण दुनिया में और भी कई सारे बदलाव आएंगे, इसलिए दुनिया भर से भारत के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। और इसमें न सिर्फ अलग अलग देशों की सरकारें शामिल हैं बल्कि दूसरे देशों के मीडिया चैनल्स भी यही कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर सर ने कहा कि अगर आप नजर डालोगे तो ये मीडिया चैनल्स ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये पूरी बात का ओपिनियन बदलकर उसको किसी और ही दिशा में ले जाते हैं। ये सारा कुछ आज की डेट में इन्फ्लुएंस गेम का हिस्सा है, जो कि आजकल दुनिया भर में ही चल रही है और हमें इस चीज के बारे में जागरूक होना चाहिए। ये आजकल की दुनिया की सच्चाई है और हमें इस चीज के लिए अपने आप को तैयार भी करना होगा। ये सारी चीजें वेस्टर्न देशों की प्रेस से ज्यादा आती हैं और भारत जैसे जैसे और मजबूत होगा, ये वेस्टर्न मीडिया हाउसेस भारत को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने पिछले कल आधिकारिक तौर के ऊपर घोषणा कर दी है कि मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर कल यानी कि 9 मई को 3 दिन के भारत दौरे के ऊपर आ रहे हैं। भारत आकर वो 4,500 करोड़ रुपीस के लोन की डेप्ट रिलीफ मांगेंगे। मालदीव चाहता है कि साल के एंड तक जो उसको भारत को 4,500 करोड़ रुपीस का लोन वापस देना है, भारत उसको या तो माफ कर दे या फिर बिना इंटरेस्ट के उसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत, चाइना और साउथ चाइना सी को लेकर। पिछले कुछ साल से चाइना अपने नेवल शिप्स और रिसर्च वेसल्स को लगातार भारत के पड़ोसी देशों में भेज रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, तो अब मालदीव्स में भी। इसलिए अब भारत ने टिट फॉर टैट मूव का फैसला किया है और इंडियन नेवी को साउथ चाइना सी में डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की ईस्टर्न कमांड के 3 नेवी शिप्स को साउथ चाइना सी में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया गया है। INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्तान। इंडियन नेवी के तीनों नेवल वॉरशिप पिछले कल सिंगापुर पहुंचे हैं, जहां पर ये अगले 3 दिन तक रुकेंगे और सिंगापुर नेवी के साथ एंगेजमेंट करेंगे। सिंगापुर के बाद ये तीनों नेवल वॉरशिप्स यहाँ से मलेशिया जाएंगे और फिर उसके बाद ये फिलीपींस जाएंगे। साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस की नेवी के शिप्स आपस में साथ में पेट्रोलिंग भी करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली फिलीपींस और चाइना की नेवी की आपस में टक्कर हुई थी, जिस दौरान चाइनीज नेवी के वॉरशिप्स ने फिलीपींस नेवी के वॉरशिप्स के ऊपर वाटर कैनन से हमला किया था। ऐसे में भारत का इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स को फिलीपींस भेजना ये साफ दर्शाता है कि भारत सरकार अब चाइना को साउथ चाइना सी में भी टक्कर देने से पीछे बिल्कुल नहीं हट रही है। फिलीपींस के साथ नेवल एंगेजमेंट को और भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद फिलीपींस भारत से और भी हथियार परचेज करे, भारत को नेवल वॉरशिप्स का भी ऑर्डर प्लेस करे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। कुछ दिन पहले कनाडा में वहां की पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया था। अब इस अरेस्ट के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से इस पूरे मामले में दखल दी है और भारत को नसीहत देने का काम किया है। पिछले कल अमेरिका के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका का ये मानना है कि भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत को ये सारे एलिगेशंस सीरियसली लेने चाहिए और इसमें भारत सरकार को अपनी तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच करनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की एजेंसीज के कौन से लोग शामिल हैं। हैरानी वाली बात है कि भारत में इस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और ये लोग लगातार इस मसले को मीडिया में कई बार उठा चुके हैं और फिर कहते हैं कि भारत इनके इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। आज की 5th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को लेकर, जो कि भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है और एक तरह से हमारे लिए बैड न्यूज भी है। भारत पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है कि अफ्रीकन देश भारत से हथियार परचेज करें, लेकिन अभी तक भारत को अफ्रीकन कंट्री से कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है। मगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लगातार अफ्रीकन देशों से डिफेंस डील्स मिल रही हैं। अब पाकिस्तान का लेटेस्ट कस्टमर बन गया है जिम्बाब्वे और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि नाइजीरिया के बाद अब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान से ट्रेनर एयरक्राफ्ट परचेज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान 12 की संख्या में अपने MFI-17 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिम्बाब्वे को सप्लाई करेगा। अब हम पाकिस्तान की इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के ऊपर तो खैर बात नहीं करेंगे, लेकिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान के इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंजन अमेरिकन कंपनी प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान ने न सिर्फ जिम्बाब्वे को ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट बेचे हैं,
लेकिन इसके साथ ही टोटल 30 डील साइन की हैं, जिसके तहत पाकिस्तान और भी कई सारे छोटे छोटे एम्यूनिशन और हथियार जिम्बाब्वे को सप्लाई करेगा। इस पूरी डील की टोटल वैल्यू कितनी है वो तो खैर पाकिस्तान ने रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इससे कई मिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। रिसेंटली गूगल और फिर उसके बाद मेटा कंपनी ने भारत में अपना डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की थी। अब गूगल और मेटा के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी भारत में अपना डेटा सेंटर खोलने की अनाउंसमेंट कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में 48 एकड़ की एक जमीन परचेज की है, जहां पर कंपनी साउथ एशियन रीजन का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि अभी अनाउंस नहीं किया है कि वो इस 384 कनाल की इस प्लॉट के ऊपर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी भारत सरकार के डेटा लॉस को फॉलो करने के लिए ही अपना ये डेटा सेंटर भारत में खोल रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने डेटा को लेकर काफी स्ट्रिक्ट अप्रोच रखी है। अच्छी बात यह है कि अब भारत के माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स, विंडो यूजर्स और जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस यूज करते हैं उन सब भारतीय लोगों का डेटा भारत में ही रहेगा। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, देश में रोजगार पैदा हो रहा है। भारत सरकार की सख्ती के बाद ही ये सब बड़ी बड़ी IT कंपनीज अब जाग रही हैं और भारत में अपने लोकलाइज्ड डेटा सेंटर को खोल रही हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL को लेकर। दरअसल हम और आप जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन का 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि BSNL का नेटवर्क यूज करने वाले लोग आज भी 3G के ऊपर ही अटके हैं और आज भी देश के दूर दराज इलाके में वहाँ पर BSNL का नेटवर्क चल रहा है, लेकिन BSNL ने अपना 5G तो छोड़ ही दो, 4G तक अभी तक लॉन्च नहीं किया था, जिसकी वजह से BSNL सिम यूज करने वाले लोगों को इंटरनेट स्पीड की काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब फाइनली BSNL सिम यूज करने वाले सभी लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि BSNL कंपनी ने घोषणा की है कि वो अगस्त महीने में पूरे पैन इंडिया में अपनी 4G सर्विसेज को ऑफिशियल लेवल के ऊपर लॉन्च कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय देश के 5 करोड़ लोगों के पास अभी भी BSNL की सिम है और वो अगस्त महीने के बाद BSNL की 4G सर्विसेज का आनंद उठा सकेंगे। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताएंगी कि आपने लाइफ में कभी BSNL सिम का यूज किया है, हाँ या फिर ना, या फिर आप आज भी BSNL को यूज कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। पिछले कल भारत की 11 स्टेट्स में 3rd फेज के इलेक्शंस के लिए वोटिंग हुई, जिसमें मात्र 62% वोटर टर्नआउट रहा। 2019 के मुकाबले इस साल 7 से 8% कम वोटिंग देखने को मिल रही है। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इस बार मोदी सरकार 400 पार तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रो BJP सीट्स के ऊपर भी काफी कम वोटिंग देखने को मिल रही है। इवन गुजरात में भी सबसे कम वोटिंग हुई है, इसलिए पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि इस बार BJP की सरकार 400 पार तो नहीं कर पाएगी। आज की 9th अपडेट आ रही है टर्की से। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कल टर्की ने अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट कान का दूसरा फ्लाइट टेस्ट कर लिया है, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इस टेस्ट के दौरान कान स्टेल्थ फाइटर जेट ने 14 मिनट्स के अंदर ही 10,000 फीट की हाइट को अटेन कर लिया था और 230 नॉट यानी 425 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर पहुंच गया था। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, ये टर्की के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट कान की क्लिप्स हैं। दुख इस बात का है कि भारत के एमका स्टेल्थ फाइटर जेट का अभी तक हम एक प्रोटोटाइप भी नहीं देख पाए हैं। वहाँ पर ये टर्की और साउथ कोरिया जैसे छोटे छोटे देश अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ट्रायल्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर आज भी तेजस को ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं। नो डाउट कि तेजस फाइटर जेट एक शानदार फाइटर जेट है, लेकिन अब जमाना 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का है, जिसमें भारत काफी पीछे चल रहा है। और भारत को ट्रू रिस्पेक्ट उसी समय मिलेगी जब भारत अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाकर पूरी दुनिया को दिखाएगा। आज की 10th अपडेट आ रही है स्वीडन से। स्वीडन में एक बार फिर से वहाँ की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए कुरान को जलाने की परमिशन दी है, और इस बार यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया है वहाँ की एक महिला ने, जो कि इराक से वहाँ पर रेफ्यूजी के तौर पर आई थी। इस महिला ने कुरान के साथ साथ फलस्तीन का झंडा भी जलाया था। पुलिस का कहना है कि अभी कुरान बर्निंग के लिए उनके पास 2 और रिक्वेस्ट आई हैं और उनको भी जल्द परमिशन दी जाएगी। स्वीडन का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते ही कुरान को जलाने की परमिशन दे रहा है, वरना उनको इस्लाम धर्म से कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये कुरान बर्निंग पूरी तरह से रोकनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उनको ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।